Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आरएम स्टडी सर्कल में। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री, उसका पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये बहुत ही आसान चैप्टर है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों को अभी इस टाइम में, पेंडेमिक के टाइम में, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ाई करनी चाहिए, जो कि हमारे लिए बेटर रहेगा। खैर, अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे। वन बाय वन मैं इसके सारे पॉइंट्स को आपको क्लियर कराता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखते जाएंगे। हम लोगों को सबसे पहले समझना है कि चेंज क्या होता है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में समझने से पहले चेंज के बारे में समझना है। चेंज दो तरीके का चेंज होता है। ओके, एक होता है आपका फिजिकल चेंज, एक होता है आपका फिजिकल चेंज। आप जानते हैं चेंज मतलब परिवर्तन, और परिवर्तन ही संसार का नियम है। और दूसरा होता है केमिकल चेंज। ओके, अब आप बताइए कि फिजिकल चेंज क्या होता है। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में, क्लास 7th में। तो फिजिकल चेंज तब होता है जबकि चेंज हो फिजिकल प्रॉपर्टी में। ठीक है, मतलब कि जब चेंज हो फिजिकल प्रॉपर्टी में, तब हम उसे कहेंगे फिजिकल चेंज। चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कि भौतिक गुण में बदलाव। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि वाटर है, ठीक है, उस वाटर को जब आप फ्रिज में डालते हो या उसके फ्रीजर में डालते हो तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हुआ, तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव हुआ। ओके, आगे अगर हम बात करें केमिकल चेंज की, तो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, तो इसका एग्जांपल क्या क्या है? इसका एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल। यहां पे क्या हो रहा है, जब हम कोल को बर्न करते हैं, कोयले को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है? बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है, जब कभी भी हम लोग कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है? कोयले में होता है कार्बन, और वो कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ओके, हीट रिलीज होता है, प्लस एक और चीज बचता क्या है हमारे पास? ऐश बचता है, राख बचता है, और कुछ उसके अलावा नहीं बचता है। तो यहां पर क्या हुआ, एक केमिकल चेंज हुआ, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव हुआ। तो ये हुआ बर्निंग ऑफ कोल का एक एग्जांपल ले सकते हैं केमिकल चेंज को समझाने के लिए। और केमिकल चेंज का बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, जैसे साउरिंग ऑफ मिल्क, मतलब कि जब गर्मियों के समय में हम दूध को बिना गर्म किए ऐसे ही छोड़ देते हैं तो एक समय के बाद वो उसमें खट्टापन आ जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जब हम लोग दही जमाते हैं, तो जब दही हमारा बनता है तो दूध से दही बनता है। मतलब कहीं ना कहीं आप एक चीज ऑब्जर्व करिए कि जहां भी केमिकल चेंज हो रहा है वहां पर एक बात तो है, नई चीजें बन रही है ना। जहां भी केमिकल चेंज हो रहा है वहां पे नई चीजें बन रही है, और जहां भी फिजिकल चेंज हो रहा है वहां पे कोई भी नई चीजें नहीं बन रही है। जैसे कि फिजिकल चेंज का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग बात करें, कागज के टुकड़े को हम लोग फाड़ते हैं, तो जब टीयरिंग ऑफ पेपर होता है तो वहां पर क्या बन रहा नया? पेपर का टुकड़ा वही है, और फटा हुआ जो है वो भी पेपर वही है। लेकिन वही कागज के टुकड़े को अगर हम जला दें, क्या बचा? ऐश बचा, राख बचा, यहां पे न्यू सब्सटेंसेस बना। तो जहां भी न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो, मतलब कि वहां हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहां पे केमिकल चेंज हो रहा है। और एक बात समझ लीजिए कि जहां भी केमिकल चेंज हो रहा है, उस केमिकल चेंज को होने में कहीं ना कहीं उसके पीछे किसी न किसी केमिकल रिएक्शन का हाथ है। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जहां भी केमिकल चेंज हो रहा है तो हर केमिकल चेंज के पीछे केमिकल रिएक्शंस का हाथ होता है। ठीक है, बात करें इसी चीज को हम लोग यहां पे नोट दे करके लिख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग नोट दे करके लिख लेते हैं। एवरी केमिकल चेंज is accompanied
every chemical change is accompanied by a chemical reaction. क्या पता चला? मतलब कि जहां भी केमिकल चेंज हो रहा है उस केमिकल चेंज को होने में कहीं ना कहीं किसका हाथ है? उस केमिकल चेंज को होने में कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन का हाथ है। तो अब ये केमिकल रिएक्शन के बारे में समझना अब हम लोगों के लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। चलिए अब वन बाय वन हम लोग समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, उसके बारे में वन बाय वन हम लोग समझते हैं। केमिकल रिएक्शन, किसी भी चीज को समझने से पहले अपने आप से आप 3 क्वेश्चन पूछना। अपने आप से किसी भी चीज को अगर समझना हो अच्छे ढंग से तो अपने आप से 3 चीज पूछना, और वो 3 सवाल आपके होंगे। सबसे पहला सवाल कि व्हाट, ये है क्या। जब आपको ये पता चल गया तो आप अपने आप से पूछना व्हाई, ठीक है। और जब ये भी पता चल गया तो आप फिर पूछना हाउ। जब आप ये 3 सवाल खुद से पूछोगे ना तो आपको किसी भी चीज के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प मिलेगी। चलिए तो सबसे पहले हम लोग पहला सवाल का जवाब ढूंढते हैं, व्हाट। ये क्या है, केमिकल रिएक्शंस है क्या? तो आप व्हाट का जवाब ढूंढो पहले। द प्रोसेस इन विच new substances are formed with new properties is called chemical reaction। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस बने विथ न्यू प्रॉपर्टीज, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। एक चीज और समझ लीजिए, केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है। असल में इसमें क्या होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है न्यू सब्सटेंसेस का इन अदर सब्सटेंसेस, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है केमिकल सब्सटेंसेस का इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंसेस। सिंपली अगर एक शब्द में आपसे बोला जाए, एक लाइन में बोला जाए आपको डिफाइन करने केमिकल रिएक्शंस में को, तो आप कह सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस। आप कह सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ chemical substance into another chemical substance। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यहां तक आप अच्छे से समझ गए? ओके, अब इस चीज को आप समझ पा रहे। आगे अब हम लोग देखें तो आगे अब हम लोगों के पास क्या सवाल है कि वाई, कि केमिकल रिएक्शंस जो है क्यों होते हैं। कारण एक ही जवाब है, टू गेन स्टेबिलिटी। कोई भी चीज क्यों होती है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। हम लोग अभी पढ़ाई करते हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, आगे जाकर के फ्यूचर में इससे नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, उसके बाद फ्यूचर में हम जॉब करेंगे तो हम अपने लाइफ में स्टेबल होंगे। तो स्टेबिलिटी के लिए हम लोग करें। उसी तरीके से जितने भी केमिकल रिएक्शंस है वो होते हैं टू गेन स्टेबिलिटी। केमिस्ट्री का अपना रूल है, लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी। किसी भी चीज का जितना लोअर एनर्जी होगा उतना ज्यादा उसमें स्टेबिलिटी होगा। एनर्जी लोअर होना चाहिए ताकि स्टेबिलिटी हायर हो। ये कैसे होता है, इसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग नाम की एक चैप्टर है, उसमें ये चीजें आपको क्लियर की जाएंगी। या थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्शन 9th क्लास में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, ऑक्टेट रूल के बारे में, कि बहुत सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं कि बॉन्ड्स बनाते हैं। बॉन्ड्स इसलिए बनाते हैं ताकि अपना ऑक्टेट को फुलफिल कर पाएं।
जैसे ही उनका ऑक्टेट फुलफिल्ड होता है वो क्या होते हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं। तो केमिस्ट्री का एक अपना रूल है, जब एनर्जी लोअर होगा तो स्टेबिलिटी हायर होगा। आगे अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है, मतलब कैसे होता है ये चीज। अब हमारा अगला सवाल है कि हाउ। अब हमारे मन में ये आता है कि कैसे, तो यहां पे इसमें होता कैसे है। तो रीअरेंजमेंट होता है किसका, एटम्स का। क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। क्या होता है यहां पे, रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। एटम्स जो है रीअरेंज्ड होते हैं एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। कैसे, इस चीज के बारे में मैं थोड़ा सा एक वर्ड इक्वेशन बना करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास कार्बन है सॉलिड फॉर्म में, ओके। अब यही कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, मतलब कि अगर हम बर्न कर रहे हैं कार्बन को अगर ऑक्सीजन गैस में के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है हमारा, यहां पे बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, जो कि एक गैस है, ओके। यहां पे क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है या नहीं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो यहां पे कार्बन अलग है, यहां पे ऑक्सीजन अलग है। अब दोनों जुड़ करके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। एटम्स का कहीं ना कहीं रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शंस कैसे होता है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स से, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं इसके दौरान, ठीक है। यहां तक आप समझ गए। अब अगला हमारा चीज है, इस चीज को अब हमको समझना जरूरी है। इसी में मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा। ये जो कार्बन एंड ऑक्सीजन है जो आपने अभी देखा, ये क्या है, एक ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो ये होगा रिएक्टेंट्स, ये होगा रिएक्टेंट्स, ओके। और ये क्या हो गया, न्यू सब्सटेंस बनाना। इस न्यू सब्सटेंस को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट, ओके। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, मतलब द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, या ऐसे कह सकते हैं द न्यू सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब ये नया सब्सटेंस बना ना, कैसे, एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर इस एरो को आप क्या पढ़ते हैं, इस एरो को बोलिए गिव्स अस कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड। कितना सिंपल है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस एरो को आपसे क्या पढ़ना है, इस एरो को आपसे क्या पढ़ना है, इस एरो को आपसे क्या पढ़ना है, इसको आप पढ़ेंगे रीड एज गिव्स अस। छोटी छोटी बातें, बारीक बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये चीज को आप कहीं पे साइड में ऐसे लिख लें, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि जो डेफिनेशन अभी मैंने आपको ओरली बोला वो मैंने लिख दिया। रिएक्टेंट, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हिंदी में अभिकर्मक बोलते हैं, अभिकर्मक, ओके। इस प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्पाद, ओके। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हमारे पास कुछ एक एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं इस चीज को अच्छे तरीके से समझने के लिए। सबसे पहला एग्जांपल आपने पहले लिया, पिछले पेज में मैंने आपको बताया कि व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड। ये एक एग्जांपल था, ये केमिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल था। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं केमिकल रिएक्शंस का, ठीक है। यहां पे देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस reacts with chlorine gas to form हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये कैसे होगा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन
क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक केमिकल रिएक्शन है। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है? रिएक्टेंट्स है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? प्रोडक्ट है। आप बस मेरी वीडियो को अंत तक देखते रहिए, एक एक टॉपिक मैं क्लियर करा दूंगा बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। अगला एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं हम लोग। सल्फर, reacts with oxygen to form sulfur dioxide। ठीक है, इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे? सल्फर प्लस ऑक्सीजन। अभी फिलहाल आपको ऐसे लिखना है, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। ये वाला जो आप लिख रहे हो ये एक तरीके का वर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अभी आप नहीं लिख सकते H2 प्लस Cl2 फिर गिब्सस एरो दे करके 2HCl, ये आप नहीं लिख सकते। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। फिर केमिकल इक्वेशन के टाइप बताऊंगा, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तब जा करके आप ये चीज को लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, ये भी क्या है आपका? एक तरीके का वर्ड इक्वेशन है। यहां पे सल्फर प्लस ऑक्सीजन जो लिखा है, तो सल्फर और ऑक्सीजन क्या है? एक तरीके का क्या है? रिएक्टेंट है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या बना? एक तरीके का प्रोडक्ट बना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे आते हैं। एल्युमिनियम रिएक्ट करता है। ठीक है, एल्यूमिनियम reacts with oxygen to form aluminium oxide। एल्युमिनियम जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। एल्युमिनियम लिख लीजिए प्लस ऑक्सीजन लिख लीजिए, क्या बना? एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये तो रही बात बेसिक्स, एकदम बेसिक। ये था वर्ड इक्वेशन, एक तरीके का वर्ड इक्वेशन। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, उस चीज को समझते हैं। अब हम लोगों को समझना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किसी केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, तो ये पता कैसे चलेगा उसका गुण क्या है, किस बात से हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ, कैसे पता चलेगा? तो अब हम लोगों को उसको देखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, आज इस वीडियो में सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ही जिक्र करेंगे। ठीक है, वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक, जब किसी गैस की उत्पत्ति होती है तब हम कहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ। अब इसको समझते हैं डिटेल में, इसका मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अब समझिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा एक केमिकल रिएक्शन देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके का एक हम लोग कोनिकल फ्लास्क लेते हैं। ये जो कोनिकल फ्लास्क है, मान लेते हैं इसमें हम लोग ना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, ये एक कोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क है। अब इसमें हम लोग ना जिंक के छोटे छोटे ग्रैनुअल्स को डाल देते हैं।
जिंक के ग्रैनुअल्स को हम लोग यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जिंक के ग्रैनुअल्स को डाल देते हैं, जिंक, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जिंक ग्रैनुअल्स को डाल देते हैं। अब यहाँ पे बुलबुले बनेंगे। ये बुलबुले किस चीज़ के होंगे, ये जो होंगे ये होंगे बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये होंगे बबल्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जिंक ग्रैनुअल्स जो हैं ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जिंक सल्फेट बनाते हैं और प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोग इसके रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बस एक झलक दिखा रहा हूं केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए। जिंक ग्रैनुअल्स है तो इसको लिखते हैं Zn, इसका सिंबल Zn, ठीक है। अब ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। अब ये किससे कर रहा रिएक्ट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो H2SO4 एक्वस फॉर्म में। एक्वस मतलब किसी भी चीज का जलीय विलयन, ठीक, सॉल्वेंट फॉर्म में, वाटर सॉल्वेंट होना चाहिए। क्या बनाया, जिंक सल्फेट, तो ZnSO4 बना, ठीक है, एक्वस फॉर्म में, और प्लस H2 गैस रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। जब भी इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है तो उसको अपवर्ड एरो से दिखाते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखेंगे, जहां भी इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, जहां भी इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, उसको हम लोग अपवर्ड एरो से दिखाएंगे, ठीक है, अपवर्ड एरो से दिखाएंगे, ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।